हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन यानी कि आरकॉम हमारे बाय लिस्ट में है पिछले एक साल से। पिछले 23 ट्रेडिंग सेशंस में इसने 21 अपर सर्किट्स लगाए हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ये लोअर सर्किट्स लगा रहा है। हमने इस स्टॉक के बारे में अपने 2-3 वीडियोस में बात किया है। अब ये प्रश्न उठता है कि स्टॉक 1 रुपीज से चढ़ के करीब 5 रुपीज के आसपास पहुंच गया है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ये लोअर सर्किट्स भी लगा रहा है। तो क्या स्टॉक की रैली खत्म हो गई? क्या हम इस स्टॉक से निकल जाएं? क्या इस वक्त इस स्टॉक पर हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन पहले आरकॉम की पूरी कहानी और खेल को समझते हैं, क्योंकि इस कहानी में ड्रामा है, इमोशन है, ट्रेजेडी है और ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपके कल्पना से परे हैं। तो आइए आरकॉम की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आरकॉम की फॉर्मेशन जो हुआ था वो 2004 में हुआ था और उस वक्त ये रिलायंस इंफोकॉम के नाम से जानती थी और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आती थी। उसके बाद 2006 में दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ और उनके बिजनेस का बंटवारा हो गया। आरकॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज से निकलकर अनिल अंबानी के कब्जे में आ गई। जब इस बिजनेस का बंटवारा हुआ तो अनिल अंबानी के ग्रुप में और मुकेश अंबानी के ग्रुप में एक नो कम्पीट एग्रीमेंट हुआ। इसका मतलब जिन बिजनेसेस में अनिल अंबानी ग्रुप काम करेगा उन बिजनेसेस में मुकेश अंबानी का ग्रुप एंटर नहीं करेगा। तो इस एग्रीमेंट के हिसाब से मुकेश अंबानी टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में एंट्री नहीं कर सकते थे। लेकिन उस दौरान और आज भी टेलीकॉम कंपनीज को चलाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस सेक्टर में काफी सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और इसमें कट थ्रोट कंपटीशन है। और जहां आप जब भी आप प्राइजेस को बढ़ाते हैं तो आपके कस्टमर आपके सर्विसेज को छोड़ के कोई और सर्विस प्रोवाइडर के पास चले जाते हैं। लेकिन चूंकि टेलीकॉम के बिजनेस में ह्यूज पोटेंशियल था तो आने वाले कुछ सालों में कई सारी कंपनीज इस फील्ड में उतरी, लेकिन उनमें से ज्यादातर सरवाइव नहीं कर पाई और बिजनेस से उन्होंने एग्जिट ले लिया। लेकिन आरकॉम चलती रही, हालांकि उसके घाटे बढ़ते गए और बिजनेस डिक्लाइन होता गया। और अनिल अंबानी ग्रुप की लगभग सभी कंपनीज का यही हाल था। प्रॉफिट्स गिर रहे थे, शेयर प्राइसेस गिर रहे थे और बिजनेस में डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, चाहे वो रिलायंस पावर हो, रिलायंस इंफ्रा हो, रिलायंस कैपिटल हो या रिलायंस कम्युनिकेशन हो। 2010 में कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होते हैं। दोनों भाइयों में सुलह हो जाती है और भरत मिलाप हो जाता है। और इसके कुछ महीने बाद ही एक चौंकाने वाली खबर आती है कि मुकेश अंबानी के ग्रुप में और अनिल अंबानी के ग्रुप में जो नो कम्पीट एग्रीमेंट था उसे दोनों ने मिलकर कैंसिल कर दिया। यानी कि अब अगर मुकेश अंबानी चाहे तो वो टेलीकॉम के फील्ड में उतर सकते हैं। यह एक हैरान करने वाला फैसला था, क्योंकि एक तो आपका टेलीकॉम का बिजनेस नहीं चल रहा है और आपने इजाजत दे दी कि एक पावरफुल कंपटीटर आपके सामने खड़ा होकर आपके बिजनेस को ही चुनौती दे। आखिर यह किस तरीके का बिजनेस सेंस था? लेकिन दोस्तों, यही तो खेल है। जहां तक आपकी सोच जाती है या जा सकती है, वहीं से अंबानी ब्रदर्स की सोच शुरू होती है। जब मार्केट में ये नो कम्पीट कैंसिलेशन की खबर आती है तब तक आरकॉम का शेयर काफी गिर चुका था। 800 रुपीज से गिरकर वो 300 रुपीज के लेवल तक आ चुका था। लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी, अभी तो स्टॉक को और गिरना था। अब सारे प्लेयर्स मैदान में उतर चुके थे और खेल की शुरुआत हो चुकी थी। 2010 में आरकॉम ने कुछ और चौंकाने वाले फैसले लिए। एक तरफ उनका बिजनेस चल नहीं रहा था और उन्होंने करीब 58,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीद लिया और अपने प्राइजेस को 60% तक गिरा दिया। बिजनेस की हालत खराब होती जा रही थी और आरकॉम ने कुछ उसे संभालने की कोशिश की और उस बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ कंपनीज को एक्वायर किया, जैसे कि MTS इंडिया और डिजिकेबल। इसी दौरान 2016 में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है
और आरकॉम ये अनाउंस करता है कि वो आरकॉम और एयरसेल, एयरटेल नहीं एयरसेल को मर्ज करने जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी डील थी और इस डील से लगा कि अब आरकॉम की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। 2017 में इस डील के लिए उन्हें सारे अप्रूवल्स मिल गए, स्टॉक एक्सचेंजेस एनएसई बीएसई से भी मिल गया, सीसीआई से भी मिल गया, सेबी से भी मिल गया। इट वाज अ डन डील। लेकिन एक बार अनिल अंबानी हम सबको चौंका देते हैं। अक्टूबर 2017 में वो इस डील को कैंसिल कर देते हैं। ये वाकई में एक चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि इस डील के होने से वो अपने कर्जे को 25,000 रुपए तक कम कर सकते थे इस डील के सहारे। अब तक आरकॉम का शेयर 300 रुपीज से गिरकर 60 रुपीज तक पहुंच गया था, लेकिन अभी तो स्टॉक को और गिरना है। उसी साल यानी 2017 को अनिल अंबानी अनाउंस करते हैं कि वो मोबाइल टेलीफोन बिजनेस को क्विट कर रहे हैं। अब तक उनका कर्जा 45,000 करोड़ बढ़ गया था आरकॉम में, और उनकी दूसरी कंपनीज का भी लगभग यही हाल था। उसके कुछ महीने बाद यानी कि दिसंबर 2017 में एक और ट्विस्ट आता है और रिलायंस जियो अनाउंस करता है कि वो आरकॉम के स्पेक्ट्रम एसेट्स को खरीदने को तैयार हो गया है 25,000 करोड़ रुपए में। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी और एक पॉजिटिव न्यूज थी आरकॉम के लिए। तब तक आरकॉम का शेयर जो कि 4 रुपए तक पहुंच गया था, इस न्यूज के आने के बाद वो 4 रुपीज से 40 रुपीज तक पहुंच गया और ऐसा लगा कि आरकॉम की सारी मुश्किलें अब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन एक बार फिर कहानी में ट्विस्ट आता है और स्पेक्ट्रम चार्जेस या एजीआर ड्यूज को लेकर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कहता है कि जो स्पेक्ट्रम खरीदेगा उसे स्पेक्ट्रम के चार्जेस देने पड़ेंगे। यहां पर एक बात ध्यान में रहे कि चूंकि आरकॉम घाटे में चल रही थी तो वो स्पेक्ट्रम ड्यूज को पे नहीं कर रही थी, तो डॉट का कहना था जो स्पेक्ट्रम खरीदेगा वो इसके ड्यूज को पे करेगा। लेकिन जियो ड्यूज को पे करने को तैयार नहीं था और आरकॉम के पास पैसे नहीं थे स्पेक्ट्रम चार्जेस को पे करने के लिए। इस खींचतान में ये डील कैंसिल हो जाती है और आरकॉम का स्टॉक 40 रुपीज से गिरकर 4 रुपीज पर आ जाता है, यानी कि जहां से चढ़ा था उससे नीचे पहुंच जाता है। रिलायंस जियो और आरकॉम की डील इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी और डन डील मानी जा रही थी क्योंकि जियो अपने मोबाइल टेलीफोनी बिजनेस के लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर आरकॉम का ही यूज करता है और दोनों में एक एग्रीमेंट है कि जियो आरकॉम की सर्विसेज को यूज करेगा। 2017 में ही एक और ड्रामेटिक डेवलपमेंट होता है। एरिक्सन जो कि एक जानी मानी कंपनी है और वो आरकॉम की सर्विस प्रोवाइडर थी, यानी कि उनको टेलीफोन के फील्ड में सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, उनका करीब 1100 करोड़ रुपीस का बकाया था और उसकी पेमेंट उन्हें आरकॉम से नहीं मिल रही थी। जब उन्होंने उस पेमेंट को मांगना शुरू किया तो आरकॉम ने उस पेमेंट को देने से मना कर दिया, ये कह के कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते। 2018 में जब एरिक्सन को पैसे नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने एनसीएलटी के थ्रू अपने कर्जा वसूलने का सोचा और उन्होंने एनसीएलटी कोर्ट्स को अप्रोच किया और उन्होंने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग की एक पिटीशन लगाई, यानी कि आप हमारे पैसे दो वरना हम कोर्ट के थ्रू आपका सामान बेचकर अपने पैसे वसूल करेंगे। आरकॉम ने खतरे को समझा और उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने एरिक्सन को कहा कि हम अनिल अंबानी की पर्सनल गारंटी देते हैं कि हम आपके 550 करोड़ रुपए लौटा देंगे, लेकिन आप एनसीएलटी कोर्ट्स की जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग है उसे विथड्रॉ कर लीजिए। एरिक्सन ने भरोसा करके अपनी पिटीशन को विथड्रॉ कर लिया और आरकॉम ने यह कमिट किया कि 30 सितंबर 2018 तक वो 550 करोड़ रुपए एरिक्सन के लौटा देंगे। लेकिन तारीख निकल गई और उन्हें पैसे नहीं मिले। जब एरिक्सन ने फॉलोअप किया तो आरकॉम ने कहा कि आप हमें 60 डेज की और मोहलत दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। 2019 में एरिक्सन सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है और सुप्रीम कोर्ट अनिल अंबानी को वार्न करते हैं कि आप इनके पैसे लौटाइए वरना हम आपको जेल में डाल देंगे। आरकॉम के पास देने को पैसे नहीं थे
तो उन्होंने रिलायंस के साथ कुछ डील करके 550 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट किया और उसे एरिक्सन को चुकाया और इस तरीके से अनिल अंबानी जेल जाने से बचे। अब तक आरकॉम का शेयर 60 रुपए से गिरकर 6 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन दोस्तों अभी तो स्टॉक को और गिरना है। 2019 आते आते आरकॉम की हालत बिल्कुल ही खास्ता हो चुकी थी और उसका शेयर प्राइस 1-2 रुपए तक नीचे गिर चुका था और उसी साल आरकॉम ने सबसे बड़ा लॉस पोस्ट किया, करीब 30,000 करोड़ का। और ऐसा लगने लगा कि दिस इज द एंड, अब आरकॉम सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन जनवरी 2020 आते आते खेल एक इंपॉर्टेंट पड़ाव तक पहुंच गया, एक इंपॉर्टेंट स्टेज तक पहुंच गया। आरकॉम के कर्जदारों ने अपना कर्जा वसूलने का प्रोसेस शुरू किया एनसीएलटी कोर्ट्स के द्वारा। यानी कि आरकॉम के जितने कर्जदार हैं वो आरकॉम के एसेट्स को बेचकर अपने कर्जे की भरपाई करेंगे। तो आरकॉम के क्या एसेट्स हैं? इसमें मेनली आते हैं स्पेक्ट्रम, लैंड बैंक और मोबाइल टावर्स। 50,000 करोड़ के कर्जे के क्लेम आते हैं और अनिल अंबानी आरकॉम के चेयरमैनशिप से रिजाइन कर देते हैं और कंपनी का कंट्रोल जो एनसीएलटी अपॉइंटेड आईआरपी यानी कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में आ जाता है। तो आरकॉम के जो एसेट्स हैं उन्हें 23,000 करोड़ में बेचने की का एग्रीमेंट हो जाता है और उसमें जियो ने भी पार्टिसिपेट किया और एक कंपनी यूवीएआरसीएल ने भी उस पे बिड किया और उन्हें खरीदने का ऑफर दिया। ये 23,000 करोड़ रुपीस उसूल कर करीब 40 लेंडर्स जिन्होंने आरकॉम को कर्जा दिया था उनकी भरपाई की जाएगी, लेकिन उनके पूरे कर्जे को नहीं पे किया जाएगा। उन्हें उनके कर्जे का करीब 70% अमाउंट ही दिया जाएगा और 30% लॉसेस उन्हें झेलने पड़ेंगे। और उनके कर्जदारों में चाइनीज बैंक्स भी आते हैं, इंडियन बैंक्स भी आते हैं और कई और कंपनीज भी आती हैं। और इस डील के बाद जियो को जो एसेट्स चाहिए थे वो और भी सस्ते दर पर उन्हें मिल जाएंगे। अब देखना है कि क्या ये फाइनल ट्विस्ट है कहानी का या इसके बाद भी कोई और ट्विस्ट आता है। लेकिन होपफुली इस रेजोल्यूशन के बाद आरकॉम के पूरे कर्जे का निपटारा हो जाएगा और कंपनी एक स्टेबल स्टेट पर पहुंच जाएगी। आइए अब बात करते हैं कि आरकॉम का फ्यूचर क्या है। दोस्तों काफी लोग ये सोचते हैं और मानते हैं कि आरकॉम ने तो अपना बिजनेस बेच दिया और उसके पास कोई बिजनेस नहीं है। दोस्तों ये बात सही नहीं है। आरकॉम के पास 2 तरीके के टेलीकॉम बिजनेस थे, एक मोबाइल फोन वाला बिजनेस और एक एंटरप्राइज बिजनेस। और एंटरप्राइज बिजनेस में वो अभी भी लीडर हैं। उन्होंने बेशक मोबाइल टेलीफोनी का बिजनेस बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी वो एंटरप्राइज बिजनेस में ऑपरेशनल है। और इस बिजनेस में उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो रेगुलर हमारे आपके जैसे लोग नहीं होते हैं, वो उनके क्लाइंट बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और उनके ऑपरेशंस इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। तो एंटरप्राइज बिजनेस में क्या क्या आता है? उसमें इंटरनेट रिलेटेड बिजनेसेस आते हैं, नेटवर्किंग आते हैं, डेटा सेंटर्स आता है, क्लाउड आता है और ये बिजनेस बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। आइए अब मैं आपसे शेयर करता हूं कि हमारा आरकॉम के लिए क्या व्यू है करेंटली। देखिए दोस्तों, हमारा ये मानना है कि आरकॉम के पास काफी वैल्यूएबल एसेट्स हैं और अगर उन एसेट्स की वैल्यूएशन करेंगे तो उनकी जो करंट स्टॉक प्राइस है वो वैल्यू उस स्टॉक प्राइस से ज्यादा बनेगी। तो अगर आरकॉम के कर्जे का सेटलमेंट सही तरीके से हो जाता है तो आरकॉम एक नए लेवल तक पहुंच सकती है। दोस्तों ध्यान में रहे कि आरकॉम एक टेक कंपनी है, कोई साबुन तेल बनाने वाली कंपनी नहीं है। दोस्तों मेरा ये पर्सनली मानना है कि इस स्टॉक में जरूरत से ज्यादा गिरावट हुई है या की गई है मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर इसके कार्ड्स को सही तरीके से खेला गया तो ये एक वेल्थ क्रिएटर भी हो सकती है। तो क्या इसमें कोई रिस्क नहीं है? दोस्तों मैंने आपको सारी आरकॉम की कहानी सुनाई और आपने देखा कि कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स इस स्टॉक में और इस कंपनी में आए। तो ऑफ कोर्स इसमें रिस्क है और इस बात के लिए मेंटली तैयार रहिए कि स्टॉक का प्राइस 0 भी हो सकता है और ये कंपनी बंद भी हो सकती है। ये रिस्क इस स्टॉक में है। तो अगर आपको इस स्टॉक में कूदना है तो इस रिस्क को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखकर ₹1 के आसपास इस स्टॉक को में एंट्री ली है तो मुझे लगता है कि इसमें बने रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में इस वक्त एंटर करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टॉक वापस से ₹1 पे आ सकता है, 70 पैसे पे आ सकता है, 50 पैसे पे आ सकता है। तो क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेना पसंद करेंगे? अगर हां तो बेशक एंटर करिए, लेकिन अगर ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो लेट इट पास, किसी और स्टॉक में पैसा लगाइए। अब इस पूरी कहानी में मैं 2 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज ये कि देखिए, अनिल अंबानी की तारीफ करनी पड़ेगी। इतनी मुसीबत, इतने कर्जदार, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद वो टिके रहे और विजय मल्ल्या और अपने मेहुल भाई की तरह वो देश छोड़कर नहीं भागे। दूसरी बात यह कि एक प्रश्न उठता है और मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, मेरे पास इसका कोई अपना व्यू नहीं है, लेकिन एक मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, क्या जो आरकॉम के शेयर होल्डर्स और उसके क्रेडिटर्स के पैसे की इतनी बर्बादी की गई, क्या वो इसलिए तो नहीं की गई कि जियो को फायदा पहुंचाया जा सके? इसका आंसर मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो जरूर हमसे शेयर करिए। तो दोस्तों, मैंने आरकॉम की पूरी कहानी आपको सुनाई और इस कहानी सुनकर आपको क्या लगता है? आरकॉम एक मल्टी बैगर साबित होगा या एक मल्टी बेगर साबित होगा? क्या विचार है आपका? क्या लगता है आपको? तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।